हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। केमिकल काइनेटिक्स का आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे और यहाँ आप लोगों को आज सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट काइनेटिक्स पढ़ाएंगे। देखिए, वैसे तो सेकेंड ऑर्डर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। 11th क्लास 12th क्लास में सेकेंड ऑर्डर नहीं पढ़ना है, सीबीएसई बोर्ड हो या बीआर बोर्ड हो। लेकिन सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसे जेई मेन में सेकेंड ऑर्डर से क्वेश्चन रिलेटेड आ जाते हैं। कई बार हम लोग ग्राफ की चर्चा करते हैं तो उसमें सेकेंड ऑर्डर के हाफ लाइफ पीरियड की चर्चा हो जाती है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाता है क्वेश्चन कि किस ऑर्डर को ये फॉलो करता है, तो सेकेंड ऑर्डर के इक्वेशन काइनेटिक इक्वेशन को जानना थोड़ा सा जरूरत होती है। तो इन छोटे छोटे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग थोड़ा सा सेकेंड ऑर्डर का आज रेट लॉ इक्वेशन को जानेंगे कि कैसे निकलता है, उसका हाफ लाइफ पीरियड को भी जानेंगे। आइए देखते हैं सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को। देखिए, कभी भी आप लोग वीडियो देखो तो उसी समय कॉपी और कलम निकालो और तुरंत नोट्स तैयार कर लो, नोट्स बनाओ और साथ में फिर डेरिवेशन अगर मैं कर रहा हूं तो डेरिवेशन आप लोग तुरंत फिर एक बार उसको कर लो कि आपका एक्सपीरियंस हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगा। आइए जानते हैं, यह है सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ रेट इक्वेशन। तो सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक मान लेते हैं, लेट ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम जब मानेंगे कोई भी, तो हम यहां मानते हैं ए प्लस बी और ये बनाता है मान लो प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट यहां पे कुछ भी हो सकता है, तो प्रोडक्ट बनाता है ए प्लस बी। चूंकि सेकेंड ऑर्डर है तो हमने जो रिएक्टेंट लिया है वो रिएक्टेंट इस बार मैंने दो लिया है अलग अलग, कि ये सेकेंड ऑर्डर को शो करता है। तो इस समय अगर समय को शून्य ले लें, जीरो ले लें, टाइम अगर जीरो है उस समय ये भी ए और ये भी ए मोल है, दोनों की नंबर ऑफ मोल्स हम लोग बिल्कुल बराबर लेंगे और ये जीरो मान लेंगे। टी समय पर इसको हम लोग a माइनस एक्स करेंगे, इसको a माइनस एक्स करेंगे और इसको हम लोग 2x करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहां पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का वो ए और बी करेंगे। तो इस चिन्ह को हटाएंगे तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। चूंकि यहाँ दोनों के पावर जो है 1 और 1 है, इसलिए ये 1 प्लस 1 2 हो जाता है और ये चला जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, राइट। तो इसका हम अगर डिफरेंशिएट रेट लेंगे, डिफरेंशिएट रेट लेते हैं इसका, या डिफरेंशियल रेट लेते हैं, तो इसका जब डिफरेंशियल रेट लेंगे तो क्या आएगा बाबू, dx बाय dt, dx बाय dt इज इक्वल टू k, और इन दोनों का a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स। तो या हम यहां पे लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू k और a माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, a माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये तो शुरू से करते आए कि dt को इधर भेजे हैं और x को एक साथ वेरिएबल क्वांटिटी को एक साथ कर देते हैं। तो इस बार हम लोग dx बाई a माइनस एक्स के स्क्वायर को इधर भेजेंगे और यहां हो जाएगा k इंटू dt, टेकिंग
इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां से तो आप लोग चाहो तो खुद ही बना सकते हो, चूंकि आपको इंटीग्रेशन आता भी है और मैंने भी बताया है कि अगर पावर में इंटीग्रेशन हो, अगर मान लो कि x टू द पावर n dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन कभी भी x के पावर n+1 बटा n+1, तो ये पहले ही बताया गया है। यहाँ पे सॉल्व करते समय एक बात को और ध्यान देना है हम लोगों को कि ये a माइनस एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर -2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया आपका k इंटीग्रेशन dt। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा a माइनस एक्स का पावर है -2+1 बट्टा -2+1, और चूंकि वेरिएबल क्वांटिटी की जो साइन होती है, पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को, वेरिएबल क्वांटिटी की जो साइन होती है वो बाहर निकल जाती है, इज इक्वल टू k इंटू टी, और यहाँ पे एक c लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स का पावर -1, ठीक है, -2+1 तो -1, अब बट्टे भी हो जाएगा -1 इज इक्वल टू kt प्लस सी। तो अब आपको एक चीज समझना होगा कि ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे कट रहे हैं, लेकिन a माइनस एक्स का पावर जो होता है, किसी भी डिजिट का पावर में अगर माइनस लगा रहता है तो यानी कि वो निश्चित तौर पे बटा में होता है। तो ये आपका जो आएगा 1 बट्टा a माइनस एक्स, 1 बट्टा a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हम किसको माने, ध्यान रखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट हमने माना है इसको 1 बट्टा a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी को, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं इधर से पूरा मिटाता हूं। तो यहां पे हम लोग लेंगे, अब यहां पे समय को बदलते हैं, इफ टाइम इज इक्वल टू 0, अब समय को हम शून्य कर देते हैं तो निश्चित तौर पे a माइनस एक्स उस समय a हो जाएगा, a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए क्या आएगा, 1 बाई ए माइनस एक्स की जगह पर क्या रखोगे आप, ये रख दो, इज इक्वल टू के इंटू 0 कर दो ना, प्लस सी, इसलिए सी इज इक्वल टू क्या आया बाबू, 1 बाई ए। आइए अब चलते हैं, इसका मान पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू of c in इक्वेशन फर्स्ट में इस मान को रखेंगे हम लोग। उस साइड मिटाते हैं, यहां पे पहले मान रख लेते हैं। तो क्या आपका ये इक्वेशन है, यहां पे 1 बाई ए माइनस एक्स, 1 बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी, आप प्लस सी की जगह पर 1 बाई ए, ये मान हमने रख दिया। अब देखिए इसका फाइनल इक्वेशन क्या निकलता है। तो फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो होगा सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आइए देखते हैं इसका। तो केटी को यहीं रखते हैं और a माइनस 1 बाई ए को इधर भेजते हैं, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस उधर जाएगा, यानी कि 1 बट्टा a माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए माइनस एक्स हो जाएगा, a इंटू ए माइनस एक्स, a इंटू ए माइनस एक्स।
तो यहां पे आएगा ए माइनस, यहां लिखेगा ए और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स के टी इज इक्वल टू, इसलिए के टी इज इक्वल टू ए से ए कट रहा है और आ रहा है एक्स बाई ए इंटू ए माइनस एक्स। तो फाइनल हमारा जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ काइनेटिक्स आ गया के इज इक्वल टू 1/t इंटू एक्स बट्टा ए इंटू ए माइनस एक्स। इट इज रिक्वायर्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, ठीक है। यहां पे एक चीज और यहां बताते हैं आप लोगों को कि इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो k जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और जो इनिशियल मतलब जो x जो है फाइनल t टाइम पर जो हमारा ये ट्रांसफर ऑफ कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, ट्रांसफर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है x होता है, और a जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो k जो है इनिशियल कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो अमाउंट ट्रांसफर होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं, ठीक है। अब इनका हाफ लाइफ जानते हैं। हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इनका हाफ लाइफ जानते हैं। तो हाफ लाइफ में कुछ करना नहीं होता है, समय को आप टी हाफ मान लो, टी एक समय, टी को टी हाफ कर लो। तो टी को टी हाफ करेंगे तो मैंने कई बार बताया कि a माइनस एक्स जो है ये आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा बनेगा तो आधा रहेगा, तो बाबू x जो है वो भी तो आधा हो जाएगा, क्योंकि a माइनस एक्स अगर आधा है तो जाहिर सी बात है कि x भी आधा होगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज आपको अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर a माइनस एक्स बराबर a/2 तो x के वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर यहाँ पे x को इधर ले जाओ, माइनस को प्लस में कर दो, तो a माइनस a/2, तो ये पूरा हो गया। मैंने 1 माइनस 1/2 करोगे तो a/2 लाओगे। तो इसलिए मैंने कहा कि जब a माइनस एक्स अगर 1/2 होगा मैंने a/2 हो जाएगा, तो आपका x भी a/2 होगा। रखिए मान इसमें। नाउ फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर के इक्वेशन से क्या होगा, k इज इक्वल टू 1/t हाफ इंटू x को रखेंगे क्या a/2 डिवाइड बाई a, तो यही रह जाएगा, फिर यहाँ पे a माइनस एक्स की जगह पे क्या रख देंगे a/2 रख देंगे, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं टी हाफ क्या आता है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। तो इनका जो टी हाफ आता है ये आ रहा है टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ किधर लाते हैं, a/2 को हम a/2 और a/2 को हम कटा देते हैं, राइट। तो ये बच गया, टी हाफ इधर जाएगा तो 1/ka। तो सेकेंड ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या कह सकते हो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज रेसिप्रोकल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का ये रेसिप्रोकल होगा। आइए थोड़ा सा हम लोग हाफ लाइफ का ग्राफ देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ टी हाफ ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए, सब जितने भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, सबका हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल ये रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या होता है। तो इनका जो अगर आप देखोगे जीरो ऑर्डर का, वैसे मैं एक चीज और बता दूं यहीं पे आपको कि किसी भी रिएक्शन का आप अगर चाहो तो टी हाफ निकाल सकते हो। चलिए पहले उसको बता देते हैं, उसके बाद से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। इससे एक फायदा होगा कि आपको किसी भी ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाने में आसान हो जाएगा। तो आइए एक मैं आपको ट्रिक समझिए, एक आपको नोट में लिखवा देते हैं, एक आपको नोट में लिखवाते हैं कि टी हाफ मतलब हाफ लाइफ फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ अगर किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको बना सकते हो। क्या फॉर्मूला है? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई ए टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, या आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ए टू द पावर 1 माइनस n। ठीक है, इसको ए टू द पावर 1 माइनस n रखते हैं। अब यहां पे आप जानोगे कि ये क्या है n, तो वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही n हमारा जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आइए दिखाते हैं इसका कि किस तरह से हम लोग इसको निकालते भी हैं। ठीक है, किस तरह से ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है निकलता है। तो टी हाफ ए टू द पावर 1 माइनस n को हम लोग मान लो कि जीरो ऑर्डर लेते हैं, तो जीरो ऑर्डर में लेते हैं तो क्या आएगा, सबका टी हाफ को क्लियर करते हैं। चलिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ निकालते हैं। तो यहां पे टी हाफ जो होगा, क्या हम जानना है ये हमें कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड है कि इनवर्सली डिपेंड है। ये सब जानने के लिए ये आपका जो फॉर्मूला है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को तुरंत आपको इंडिकेट करता है, डिटरमाइन करता है क्या होगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम लोगों को पहले जानना होगा कि n बराबर तो जीरो रखना होगा। तो आइए इसका टी हाफ को देखते हैं क्या कहता है। तो 1 बाई ए टू द पावर 0 माइनस 1। ठीक, तो ए टू द पावर 0 माइनस 1 दैट मीन्स कि ये ए के पावर माइनस 1 हो गया, यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू ये 1 बाई ए टू द पावर माइनस 1, तो ऊपर जाना चाहिए, यानी कि यहां पे टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका? जीरो ऑर्डर में टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात को कंफर्म कर दिया गया। फर्स्ट ऑर्डर में आप देखेंगे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर ये कहता है, फर्स्ट ऑर्डर में n इज इक्वल टू 1। चलिए, तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए टू द पावर 1 माइनस 1। तो जीरो हो गया ना, तो जीरो हो गया तो क्या लिखोगे यहाँ पे तुम लोग, इसलिए टी हाफ जो है वो किसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि 1 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए आता आपने, मैं पिछले क्लास में जब टी हाफ बता रहा था तो उसने बताया था कि यहाँ पे आता है कि आप प्रूफ दैट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स and also prove that the half life of zero order reaction depends upon the initial concentration of reactants। तो ये यहां से भी आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हो तो यहां से निकल जाएंगे। अब सेकंड ऑर्डर में जाओगे तो 2 माइनस 1 यानी कि प्लस आ रहा है, तो 1 बाई ए आया, यहाँ पे 1 बाई ए,
यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से आप चाहोगे तो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच एक रिलेशन दिखा हुआ है, और हम इसी के बीच एक ग्राफ बताने जा रहे हैं टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच, है ना। तो आइए देखते हैं, यहां पे हम लोग देखते हैं, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of T half versus concentration। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसका टी हाफ, ये मैं ले रहा हूँ जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए ले रहा हूँ, जीरो ऑर्डर के लिए। वैसे मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, लेकिन चलिए फिर से देख लीजिए आप लोग, ये कंसंट्रेशन, ये टी हाफ है। तो अब इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये जानने के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में आएंगे और देखेंगे कि ये जो है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि यहाँ पे टी हाफ अपने कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसमें, जब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑर्डर में चलेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर में ये हम देखेंगे कि टी हाफ जो है ये अपने कंसंट्रेशन का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि टी कंसंट्रेशन बढ़े या घटे, लेकिन टी हाफ बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे आया था टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑर्डर में जाएंगे तो सेकेंड ऑर्डर में आपका जो टी हाफ का रिलेशन होगा, तो यहाँ पे अगर आप 1 बाई कंसंट्रेशन लेते हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम शो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 1 बाई कंसंट्रेशन न दिखाकर सिर्फ कंसंट्रेशन दिखाते हो तो ये ही ग्राफ उल्टा शो करना पड़ेगा, यानी कि टी हाफ यहाँ पे अगर आप सिर्फ कंसंट्रेशन लेते हो, और ये फर्स्ट ऑर्डर था, ये फर्स्ट ऑर्डर था, और ये मैं बता रहा हूं सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में जाएंगे, अगर ये ऐसा रखते हैं तब आपका ग्राफ जो है ये उल्टा आना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं इस बात को, चूंकि ये 1 बाई कंसंट्रेशन है ना, तो जब ये उल्टा होगा तो सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए होगा, तो ये जो ग्राफ है बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल को दिखाएगा। तो ग्राफिकल हम लोग रिप्रेजेंटेशन से भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है, कई ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन दे देते हैं, ग्राफ दे देते हैं, और बताता है, पूछता है क्वेश्चन की बताइए ये ग्राफ किसको मतलब डिनोट करता है, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, क्या ये सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है, क्या ये मतलब फर्स्ट जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। तो सेकंड ऑर्डर तक तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो मिलेगा ही निश्चित तौर पे, इसलिए मैं आज के क्लास में आप लोगों को सेकंड ऑर्डर को बताया और ग्राफ को लेकर बताया। अब मेरा नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगला लेक्चर मैं लेकर आ रहा हूं एक बिल्कुल अलग, और वो लेक्चर जो होगा, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को ये सब डेरिवेशन बता रहा था और ये सब रिलेशंस वगैरह सिखा रहे थे, अब आएगा न्यूमेरिकल टॉपिक। तो मैं बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैंने कुछ किया भी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड ये आपका ये हाफ लाइफ पीरियड, उसमें कुछ मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से ट्रिकली इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से फ्रैक्शनल को हम लोग ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई जगहों पे लॉगरिथम की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बाबू आप लोग लॉगरिथम का टेबल आप लोग पढ़ लो, समझ लो, जान लो कि किस तरह से लॉगरिथम निकाले जाते हैं, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए आप लोग और देखते रहिए आप लोग अजीत सर का वीडियो और सीखते रहिए केमिस्ट्री। दैट्स ऑल।